भारत में पूरी तरह से विलुप्त हो चुके चीता आज की तारीख में एक बार फिर से दस्तक दे चुके हैं। हम बात कर रहे हैं उन 8 चीतों की जिन्हें नामीबिया से लाया गया है, इस उम्मीद में कि इन चीतों को एक बार फिर से यहाँ बसाया जा सके। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इन्हें अचानक भारत लाने की क्या जरूरत पड़ी और आखिर वो कौन सी वजह थी जिसके कारण ये भारत में पूरी तरह से विलुप्त हो गए। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इन सभी पहलुओं से परत दर परत पर्दा उठाने वाले हैं। बस आप इस वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्प्रिंग की जैसी लचकदार बॉडी, आंखों में चालाकी, शिकार पर पैनी नजर और बुलेट से भी तेज रफ्तार से शिकार पर टूट पड़ना सदियों से यही चीता की खासियत रही है। इतना ही नहीं, लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने की ताकत रखने वाले चीता बिग कैट फैमिली के सबसे खूबसूरत मेंबर भी होते हैं। जब ये अपने शिकार के पीछे सरपट दौड़ते हैं तो इन्हें पहली नजर में देखकर ऐसा जान पड़ता है कि जैसे मानो ये हवा में तैर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि जब उसेन बोल्ट दौड़ प्रतियोगिता में उतरते थे तो उनकी दौड़ की तुलना चीता से ही की जाती थी। और किसी जमाने में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी कई राजनीतिक फैसले चीते की रफ्तार से किया करती थी। और यही बात आजकल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भी बिल्कुल फिट बैठती है। अब इस बात को सुनकर आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि चीते की इस वीडियो में हम इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी की बात भला क्यों कर रहे हैं। तो आपको बताते चले कि साल 1952 में चीता के पूरी तरह से विलुप्त हो जाने के बाद भारत में इनकी वापसी की संभावना इंदिरा गांधी ने ही तलाशी थी। लेकिन ये बात अलग है कि उनकी कई कोशिशों के बाद भी बात नहीं बनी। लेकिन 17 दिसंबर साल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये चमत्कार कर दिखाया और नामीबिया से 8 चीतों को मंगवाकर भारत की सरजमी पर खड़ा कर दिया। हालांकि नामीबिया से भारत तक का सफर इन चीतों के लिए इतना आसान भी नहीं था जितना कि ये दिखता है। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं था कि इससे पहले इन चीतों को भारत लाने के प्रयास नहीं किए गए, क्योंकि आपको बताते चले कि साल 1952 में भारत के जंगलों से चीता का पूरी तरह से सफाया होने के बाद सबसे पहली बार 70 के दशक में इस दिशा में प्रयास किया गया, क्योंकि उस समय भारत और ईरान के बीच का संबंध एक नया आकार ले रहा था। भारत ईरान से कच्चा तेल आयात कर रहा था और भारत से चावल मसाले ईरान भेजे जा रहे थे। और यही वो दौर था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने एक प्रस्ताव रखा गया। ईरान में उस समय एशियाई चीतों की संख्या करीब 250 के करीब बताई गई थी और इंदिरा गांधी की दिल्ली तमन्ना थी कि ईरान से कुछ चीते मंगवाए जाए जिन्हें भारत के खुले जंगलों में बसाया जा सके। जिसके बाद जहां एक ओर दोनों देशों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो वहीं दूसरी ओर भारत में मध्य प्रदेश के जंगल, राजस्थान में जैसलमेर का थार मरुस्थल और दक्षिण भारत में कर्नाटक के जंगल को चीता का नया घर बनाने पर वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स ने गंभीर चर्चा करना शुरू कर दिया। लेकिन ये अपने विचार विमर्श को अमली जामा पहना पाते उससे पहले ही ईरान में खूनी क्रांति का दौर शुरू हो गया और वहाँ सियाई तख्ता पलट हो गया। और इसी के साथ ही एशियाई शेरों के बदले ईरान से चीतों को भारत लाने का सपना भी वही दफन होकर रह गया। हालांकि इसके बाद कई दूसरे देशों से भी इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया, लेकिन बात नहीं बनी। और फिर साल 2008 में इस विषय पर काफी जोरों शोरों से बात हुई, लेकिन कुछ न कुछ मसला अटकता चला गया और इसी के साथ चीतों को भारत लाने का मामला भी टलता चला गया। इसके बाद आखिरकार साल 2009 में चीतों को भारत लाने की कोशिश एक बार फिर से नए तरीके से शुरू हुई और साल 2010 और 12 के दौरान तो बकायदा देश के कई अलग अलग नेशनल पार्क का सर्वे भी किया गया, जिसके बाद आखिरकार लगभग 748.8 किलोमीटर के एरिया में फैले कूनो नेशनल पार्क को चीते के लिए घर के रूप में फाइनली सेलेक्ट कर लिया गया। इसके साथ ही तत्कालीन यूपीए की सरकार ने नामीबिया की सरकार से संपर्क साधा और उन्हें अपनी मंशा से अवगत कराया और नामीबिया सरकार की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलते ही भारत सरकार ने आनन फानन में नामीबिया के CCF यानी चीता कंजर्वेशन फंड की टीम को भारत आकर कूनो नेशनल पार्क का निरीक्षण करने का न्योता भी दे डाला। लेकिन साल 2014 में तत्कालीन यूपीए की सरकार का कार्यकाल पूरा होने के बाद चीतों को भारत लाने की ये कवायद एक बार फिर से ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन साल 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद चीतों को भारत लाने की दिशा में पूरे 13 सालों तक लंबी प्रोसेस चलती रही और इस दौरान CCF और भारतीय अधिकारियों के बीच कई बैठकों का दौर भी चलता रहा, जिसके बाद आखिरकार फरवरी 2022 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के सक्षम नामीबिया से चीतों को मंगाए जाने की जानकारी दी। लेकिन इन चीतों को नामीबिया से भारत मंगाए जाने की डगर इतनी आसान भी नहीं थी।
क्योंकि दोनों देशों की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद और तमाम प्रक्रिया पूरी करने के बाद आखिरकार सीसीएफ की टीम नामीबिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंची और पूरी तरह से स्वस्थ 8 चीतों को ढूंढने का काम शुरू किया। और काफी प्रयासों के बाद टीम ने उन 8 चीतों को ढूंढ निकाला, जिनमें 3 मेल और 5 फीमेल चीता शामिल थे। जिसके बाद सीसीएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लॉरी मार्कर की अगुवाई में इन चीतों को क्वारंटीन करके कई मेडिकल टेस्ट से गुजारा गया। और जब इन सारे टेस्ट में चीते पूरी तरह से फिट पाए गए, तब कहीं जाकर इन्हें भारत भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई। जिसके बाद इन चीतों को एक खास तरह के ट्रैवलिंग बॉक्स में रखकर भारत से भेजे गए विशेष विमान बोइंग 747 के जरिए करीब 8,200 किलोमीटर का सफर तय करते हुए सकुशल भारत लाया गया। हालांकि इन चीतों को भारत लाने से पहले ही इनके नए घर यानी मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी, जहां इनके रहने के लिए एक विशेष बाड़ा बनाया गया था और इनके खाने पीने की समुचित व्यवस्था भी कर ली गई थी। तो वही इनके बाड़े के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए ताकि इन चीतों की हर हरकत पर पैनी निगाह रखी जा सके। हालांकि दोस्तों, अब ये तो हुई भारत के जंगलों से विलुप्त हो चुके चीतों को एक बार फिर से यहाँ बसाने की बात। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि कभी भारत की धरती पर चीतों की अच्छी खासी आबादी होने के बावजूद भी आखिर ये पूरी तरह से क्यों विलुप्त हो गए। तो आपको बताते चले कि वो चीता जो दुनिया का सबसे तेज रफ्तार शिकारी है, लेकिन उसी रफ्तार से जब उसका शिकार हुआ तो जंगलों में उसकी मौजूदगी के नामो निशान तक मिटते चले गए और लोगों के जहन में बचा रह गया तो सिर्फ उसका नाम। लेकिन इन चीतों को लेकर सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि जिस चीते को राजा महाराजा ने पाला, जिस चीते को बादशाह ने शिकार करने का हथियार बनाया, उस चीते का वजूद भी उन्हीं बादशाहों और राजा महाराजाओं के हाथों ही खत्म हो गया। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के सरगुजा के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव की साल 1947 की वो तस्वीर भारत के चीते की आखिरी तस्वीर बनकर रह गई, जिसमें वो 3 चीतों का शिकार करते हुए नजर आते हैं। यही वजह है कि साल 1952 में भारत सरकार ने भी चीते को पूरी तरह से विलुप्त घोषित कर दिया। हालांकि एक रिपोर्ट की माने तो 19वीं सदी से पहले अफ्रीका से लेकर भारत और चीन तक चीतों की अच्छी खासी आबादी हुआ करती थी। इतना ही नहीं, 12वीं शताब्दी के कुछ दस्तावेज तो चालुक्य राजा सोमेश्वरा के कैदी चीतों की दास्तां भी बयां करते हैं। इसके साथ साथ भारत के बादशाह अकबर के राज के दौरान भी हजारों चीतों को कैद करके रखने के सबूत मिलते हैं, जिनमें से करीब 1000 चीते तो उनके दरबार में ही रहा करते थे। और ये सिलसिला ठीक उसी तरह आगे भी बिना किसी रोक टोक के चलता रहा। आप इस बात को जानकर हैरान रह जाएंगे कि कैद किए गए इन चीतों का इस्तेमाल हथियार के तौर पर शिकार के लिए किया जाता था। लेकिन सबसे अफसोस की बात तो ये थी कि शिकार के शौकीन इन लोगों को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि कैद करके रखने के दौरान चीते बिल्कुल भी प्रजनन नहीं कर पाते, जिसका सीधा असर इनकी प्रजनन क्षमता पर पड़ा। और यही वजह थी कि धीरे धीरे चीतों की संख्या में गिरावट आना शुरू हो गई। तो वही बाकी की रही सही कसर ब्रिटिश हुकूमत ने पूरी कर दी, क्योंकि इनके आते ही ज्यादातर चीते मौत के घाट उतार दिए गए और जो बच भी गए वो थे ब्रिटिश अधिकारियों की जंगल साफ करो नीति के तहत मौत की सूली पर चढ़ा दिए गए। इतना ही नहीं, इन चीतों के प्रति ब्रिटिश हुकूमत की हैवानियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिंध में चीते के छोटे बच्चों को मारने के लिए 6 रुपए दिए जाते थे, जबकि बड़े चीतों को मारने के एवज में लोगों को 12 रुपए दिए जाते थे। इतना ही नहीं, इन सारी बातों के साथ साथ लगातार सिमट रहे जंगल और चीते की खाल की कालाबाजारी करने वाले माफिया की वजह से भी ये बेजुबान जानवर मौत के आगोश में समाते चले गए और आखिरकार साल 1947 में ये भारत के जंगलों से पूरी तरह से विलुप्त हो गए। खैर, ये तो हुई चीतों की विलुप्ति की बात, लेकिन वीडियो के अंत में अब आखिरी सवाल ये भी उठता है कि इन चीतों को भारत में एक बार फिर से बसाने की आखिर क्या जरूरत पड़ गई। तो आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि इकोसिस्टम को बनाए रखने में किसी भी जीव का कहीं न कहीं बहुत बड़ा योगदान होता है। हालांकि वैसे तो टाइगर की गिनती जंगल के इकोसिस्टम को बैलेंस रखने में टॉप पर की जाती है, लेकिन हमारे देश में कई ऐसे सूखे, मैदानी और खुले इलाके हैं जहां बाघ की मौजूदगी बिल्कुल भी नहीं है और इन इलाकों में चीता को बड़ी ही आसानी से बसाया जा सकता है। और अगर इन इलाकों में चीता को एक बार फिर से बसाया जाता है तो इनकी मौजूदगी से आखिरकार पूरे के पूरे इकोसिस्टम के सर्विसेज को दुरुस्त करने में बड़ी ही मदद मिल सकती है, जिसका फायदा जानवरों की कोई दूसरी प्रजातियों के साथ साथ आसपास रहने वाले इंसानी समुदाय को भी होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके।